बेटा एडिशन और वेक्टर के अंदर हमेशा याद रखना कि अगर मैं अलजबरा की बात करता हूँ तो अलजबरा के अंदर तो आप क्या करते हो, अगर मैं कहता हूँ भाई आपने ऐड करनी है दो एक्सप्रेशंस को, तो आप क्या कहते हो, जो लाइक टर्म्स होती है उनको ऐड अप कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 3a + 2b, सही है, कॉमा, और इसी तरीके से आपके पास है 4a - b। तो मैं कहता हूँ भाई दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये रही 3a + 2b और सेकंड है 4a - b, इनको आपने ऐड अप करना है। तो आप सिंपल काम क्या करते हो, लाइक टर्म्स जो होती है उनको आपस में ऐड कर लेते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3a + 4a कर लोगे, उसके बाद आप साथ में क्या कर लोगे, 2b, क्योंकि ऐड अप करना है तो आप ये करोगे 2b कर लोगे, फिर प्लस लगाओगे और -b इसमें ऐड अप कर लोगे, तो आंसर आ जाएगा 7a। उसके बाद 2b - b विल गिव यू +b। तो मेरे पास इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड अप करने पे 7a + b आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की बात करता हूँ तो वेक्टर जो है वो ऐसे ही सिर्फ हवा में ऐड नहीं हो जाता। वेक्टर को ऐड करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो कहलाता है हेड टू टेल रूल। ठीक है, पहले पढ़ के आए होगे आप लोग, पहले आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा, हेड टू हेड टू टेल रूल मेरे पास है। अब हेड टू टेल रूल होता क्या है, देखो हेड टू टेल रूल के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वो ये कहता है कि हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एंड टेल ऑफ द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एंड टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। यानी मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो है वो फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मेरे पास है, और टेल की अगर बात करते हैं तो टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। या दूसरी चीज आपके पास क्या होती है भाई, हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर और टेल ऑफ द अदर वेक्टर। सही है, यानी अगर दो वेक्टर्स मेरे पास ऐड अप हो रहे हैं, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है ए बी, एक वेक्टर ए बी है, वो ऐड हो रहा है बी सी के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या कि मेरे पास जो वेक्टर पहले लिखा गया है उसका हेड, तो हमारे पास यहाँ पे उसका हेड जो है वो ज्वाइन होगा इसकी टेल के साथ। ये आपके पास कहलाता है हेड टू टेल रूल। सही है, अब लेट से मेरे पास यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी है। सही है, अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं एरो कहाँ मार्क डाउन करूंगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को जो नहीं समझ आती कि मैं एरो कहाँ मार्क करूंगा। तो हमेशा याद रखना कि आपके पास जो स्टार्टिंग है, इनिशिएट हो रहा है वो ए से हो रहा है और जा कहाँ रहा है, बी की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स बी मूव ऑन कर रहा है। तो एरो जो है वो फिर आप A to B मार्क डाउन करोगे लाइक दिस, ये आपने एरो मार्क डाउन कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, BC। BC इसका मतलब बी क्या है मेरे पास यहाँ पे, बी इनिशिएट हो रहा है और टुवर्ड सी हम जा रहे हैं, तो हमारे पास बी से सी आ जाएगा। तो वेक्टर जब इसमें एड अप हुआ तो हेड के साथ टेल ज्वाइन हुई, जब हेड के साथ टेल ज्वाइन हुई तो बी से सी की तरफ जाओगे तो एरो सी की तरफ आ जाएगा मेरे पास लाइक दिस, ये मेरे पास एरो आ गया। सही है, अब जब मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स ऐड हो गए तो इनका एक रिजल्टेंट बन रहा होता है। सही है, एक तीसरा वेक्टर आता है जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, वो आपके पास आ गया यहाँ पर, ये ज्वाइन हो रहा है, ये रिजल्टेंट ज्वाइन हो गया। ये वेक्टर क्या कहला रहा है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का हम जो है वो किस तरीके से एरो मार्क डाउन करेंगे, और जो है वो हमारे पास अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो समझना दो चीजों को, अगर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर को लिखने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो तरीका ये होता है कि आपके पास हमेशा टेल ऑफ द रिजल्टेंट, टेल ऑफ द रिजल्टेंट विल बी ज्वाइंट विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। याद रखना ये बात। अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, ए से सी, कहां से वेक्टर मूव कर रहा है, ए से इनिशिएट कर रहा है और सी की तरफ जा रहा है, क्योंकि एरो यही बता रहे हैं सी की तरफ जा रहे हैं, तो ए सी इज बाय रिजल्टेंट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई ए सी मेरे पास जो आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, और मैं नीचे मेंशन कर दूंगा ये रिजल्टेंट है। अच्छा, अब रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले तो ये समझो। रिजल्टेंट ये कहता है कि भाई जो रिजल्टेंट की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन होगी। सही है, ये नोट डाउन कर लो अपने पास, टेल ऑफ रिजल्टेंट ज्वाइंड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये याद रखना। एंड
हेड ऑफ रिजल्टेंट joined with हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। मैंने सेकंड नहीं बोला, मैंने थर्ड नहीं बोला, मैंने क्या बोला, लास्ट वेक्टर। तो जो भी मेरा लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड से रिजल्टेंट अपना हेड ज्वाइन करेगा, और टेल जो होगी रिजल्टेंट की वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन होगा। अगर इस टाइप की चीज आपको नजर आ रही है, इस टाइप का आपको जो है वेक्टर नजर आ रहा है, तो आपने आंखें बंद करके कहना है कि ये वेक्टर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि आप डायग्राम के थ्रू किस तरह आइडेंटिफाई करोगे। दूसरी चीज कि आपने एक्सप्रेशन के थ्रू किस तरह आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये जो सिनेरियो है ये किस चीज का है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट दी डायग्राम कंडीशन, कि भाई मेरे पास यहाँ पे डायग्राम सिनेरियो अगर आता है तो मैं किस तरह आइडेंटिफाई करूंगा कि डायग्राम बेस्ड मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाती है, ठीक, इक्वेशन आ जाती है, और इक्वेशन के अंदर मैं कह रहा हूं मुझे रिजल्टेंट बताओ कि इसमें रिजल्टेंट क्या है, तो उसका तरीका जरा देखो। अभी मैंने एक इक्वेशन आपके सामने लिखी कि एक वेक्टर एड अप हुआ दूसरे वेक्टर में बीसी के साथ, और उसने मुझे रिजल्टेंट दे दिया एसी, जो हमने अभी ड्रॉ किया। इसमें आप अगर एक चीज बहुत अच्छे से चेक करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो ये जो बी है, ये बी और ये बी यहाँ पे मेरे पास सेम है। सही है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर आइडेंटिफाई करना है, तो आप ये देखो जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैं उसका अंदर मेरे पास ये जो दो आपके पास अल्फाबेट्स हैं ये सेम होने चाहिए। सही है। जैसे यहां पे मेरे पास बी और बी है, सही है, तो आप क्या कहोगे, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट है, ए सी इज माई रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से बी और बी यहां से रिमूव कर देता हूं, लेट सपोज, क्योंकि सेम था, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे रिमूव कर दिया, तो पीछे क्या बच गया, यहाँ पे ए बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, सी बच गया, और यहीं पे ए सी आ रहा है मेरे पास। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इक्वेशन के अंदर हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास ये वाली जो दो अल्फाबेट्स हैं ये सेम होने चाहिए। तो ये मेरे पास जो इनिशियल और ये फाइनल का जो लास्ट अल्फाबेट है, ये दो मेरे पास जो सेम होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू द रिजल्टेंट वेक्टर। सही है। इसी तरीके से हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आता है पी क्यू प्लस क्यू आर आर एस। अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज आइडेंटिफाई करो, ये देखो, ये क्यू मेरे पास सेम हो गया, उसके बाद ये आर, और ये आर मेरे पास यहाँ पे सेम हो गया, ये सेम हो गया मेरे पास। तो जब हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, यहाँ पे पी बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, एस बच गया, तो हमारे पास पी एस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर। ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। तो कभी वो आपको रिजल्टेंट लिखने के लिए दे देगा, सही है, या लिखने ऐसे लिखने के लिए नहीं देगा, डायग्राम बेस्ड ही होगा, लेकिन आपने लिखना होगा इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर को अप्लाई करते हुए। सही है। और अगर वो आपको इक्वेशन डायरेक्टली दे देता है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा रिजल्टेंट कौन सा है, तो आप कंडीशन को आइडेंटिफाई करोगे कि क्या मेरी वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं। जैसे ये दो वैल्यूज ये सेम है, इसी तरीके से ये दो मेरे पास सेम है, तो मेरे पास जो एस और पी बच गया ये मेरे पास रिजल्टेंट बच जाएगा। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। लेट से अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ पी प्लस पी एक्स। अब यहाँ पे जरा आइडेंटिफाई करो, ये दो वैल्यूज मेरे पास सेम है, एन और एन ये मेरे पास सेम हो गया। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो ओ और ओ, ये पेयर मेरे पास बन गया। उसके बाद आपके पास ये पी और पी का पेयर बन गया। तो जो बच गया मेरे पास वो क्या बच गया, यहाँ पे एम बच गया और एक्स बच गया। तो एम एक्स जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पे। क्लियर? ये जो हमारे पास होता है ये इक्वेशन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होती है। ये कौन सी हो गई, इक्वेशन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हो गई ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। दो तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर आप आइडेंटिफाई करना सीख लो। डायग्राम बेस्ड अगर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि टेल और से टेल और हेड से हेड ज्वाइन किसका होता है, तो हम रिजल्टेंट किस चीज को कहेंगे, सही, किस वेक्टर को कहेंगे। और अगर मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन में लिखते किस तरीके से, और रिजल्टेंट जो है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है इक्वेशन में। अब यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर उसने एक रैंडम शेप आपको दी है, और उस शेप के अंदर आप साइड चेक कर लो, 1 2 3 4 5, यानी ये पेंटागन है लेकिन रेगुलर नहीं है। ठीक है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर पेंटागन क्या होता है कि पेंटागन के अंदर अगर मेरे पास एंगल सारे बराबर हैं, साइड्स बराबर हैं, तो रेगुलर पेंटागन कहलाता है। अदरवाइज मेरे पास जो है वो रेगुलर नहीं होगा। सिंपल 5 साइड्स हैं, 5 कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस है, तो ये पेंटागन की शेप है मेरे पास। ठीक है। पेंटागन में उससे रिजल्टेंट वेक्टर आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई एक्सपी जो है वो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है, मुझे शेप डिफाइन कर दो
कि शेप में इक्वेशन बता दो कि इक्वेशन में किस तरीके से यहाँ पे बनाऊंगा। तो सबसे पहला काम ये करो कि अपना रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मार्क कर लो। एक्स से पी है, एक्स इनिशियल स्टार्ट हो रहा है और टुवर्ड्स पी जा रहा है मेरे पास। ऐसा ही है, जो पहले लिखा हुआ था इसका मतलब वहां स्टार्ट हो रहा है, और जो बाद में होता है इसका मतलब वहां पे खत्म हो रहा है। सो एक्स से पी जा रहा है, तो एक्स से पी का मतलब ये है कि ये एरो है, लाइक दिस। सही है। ये मैंने क्या बना दिया, रिजल्टेंट बना दिया। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीज आपको क्लियर रहे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब देखो होता क्या है, रिजल्टेंट की हमने कंडीशन क्या पढ़ी, कि रिजल्टेंट कहता है कि भाई मेरी टेल से फर्स्ट वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी, और मेरा जो हेड है उससे लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन होगा। ये दो चीजें रिजल्टेंट कहता है अपनी प्रॉपर्टी में। तो आपने सिंपल इन्हीं लॉजिक्स को ध्यान में रखना है कि भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये जो मेरे पास है, ये इसकी टेल है। सही है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इससे। ये इसकी टेल हो गई। सही है, और जो हेड है वो कहाँ है मेरे पास, वो ये हेड है। ये हेड आ गया मेरे पास। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जब टेल से टेल ज्वाइन करना है, तो इसका मतलब जो ये मेरे पास एक्स एक्स पी का जो एक्स है ये रिजल्टेंट है। इसी तरह एक्स एम का जो एक्स होगा ये भी मेरे पास जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों टेल्स आपस में ज्वाइन होंगी। जब ये टेल ज्वाइन होगी तो मेरा एरो कहाँ मार्क डाउन होगा, इन दिस सिनेरियो ऐसे एरो मेरा मार्क होगा। ठीक है, ताकि मेरे पास दोनों टेल्स, एक्स पी की भी टेल और एक्स एम की भी टेल आपस में दोनों क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, और रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी यहाँ फुलफिल हो जाए। सही है, तो मेरा एरो इस तरीके से आएगा। तो मैंने यहाँ पे एरो इस तरीके से मार्क कर दिया, लाइक दिस। ये एरो मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद रूल क्या कहता है, अब मैंने हेड टू टेल मूवमेंट अपनी स्टार्ट करनी है, कि भाई अगर एक्स एम का हेड आ रहा है, ये रहा एक्स एम, क्योंकि ऐसे मूवमेंट हो रही है, तो अब नेक्स्ट जो होगा वो मेरे पास एम एन होना चाहिए। सही है। अब दो सिनेरियोज हैं, या तो मैं एम एन रखूं या फिर मैं एन एम रखूं। अब क्वेश्चन क्या है, कि हमारे पास हेड टू टेल का सिनेरियो चलता है, कि अगर मेरे पास एम पर हेड आ रहा है, तो अब मेरे पास एम एन का जो है वो क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो मेरे पास जो करेक्ट सिनेरियो है वो एम एन है इंस्टेड ऑफ एन एम। सही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम एन आ जाएगा मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ एन एम लिखता हूं, लेट सपोज, तो मैंने ये कहा था ये वाला अल्फाबेट और ये वाला अल्फाबेट सेम होना चाहिए। तो फिर ये तो मेरे पास सेम नहीं होगा। अगर ये सेम नहीं होगा तो इसका मतलब इक्वेशन में गलत बना रहा हूं। ठीक है। लेकिन अगर मैंने एम एन लिखा है, तो आप देखो ये एम और ये एम, ये दोनों अल्फाबेट्स मेरे पास सेम है। तो इसका मतलब मैं हेड टू टेल सही ऐड कर रहा हूं यहां पर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने एरो मार्क डाउन किया, ये मेरे पास एरो आ गया। अब फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, एन पे एंड हो रहा है तो एन से ही स्टार्ट होना चाहिए, और डी पे जाएगा, सॉरी ओ पे जाएगा, एन ओ। ये आ गया एन ओ। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ओ पी, क्योंकि ओ पे एंड हो रहा है तो ओ से स्टार्ट होना चाहिए। सो ओ पी ये मेरे पास आ गया, लाइक दिस। ये मेरे पास बन गया। अब इसमें एक आइडेंटिफाई करो। अब प्रॉपर्टी पे दोबारा आओ, रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी। रिजल्टेंट क्या कहता है, कि मेरे हेड के साथ लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन होना चाहिए। हो रहे हैं दोनों ज्वाइन। इसका मतलब ये जो मेरे पास एक्सपी है ये रिजल्टेंट बन गया, और जो हमारा इक्वेशन थी वो हमने बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है। सही है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, कैंसिल होता नहीं है, अज्यूम करके बता रहा हूँ कि मैं ये एम रिमूव कर दूं, उसके बाद ये एन और ये एन रिमूव कर दूं, ये ओ और ये ओ रिमूव कर दूं। ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई इट। तो मेरे पास यहाँ पे जो बच जाएगा, वो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स बच रहा है और पी मेरे पास बच रहा है, और यही आपके पास जो है वो रिजल्टेंट है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया, दैट्स एक्स पी। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो क्वेश्चन में भी आपके पास गिवन था। ठीक है बेटा। 10 10। ये क्वेश्चन उसने आपको दे दिया। सही है, पी क्यू क्यू आर और टी आर उसने आपको सिंपल एरोज मार्क डाउन करके दे दिए। अब उसके साथ एरोज के साथ उसने कुछ वैल्यूज भी दिए। लेट सपोज वो ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो ये ए है, और ये आपके पास सिंपल जो है वो क्या है, बी है। सही है। जिस हिसाब से एरो मार्क किया हुआ है वही उसकी वैल्यूज हैं। सही है, जिस हिसाब से क्या किया हुआ है, एरो मार्क किया हुआ है, वही उसकी वैल्यूज हैं। सही है। तो अब अगर मैं समझूं इस चीज को, तो मेरे पास स्टूडेंट के जहन में कंफ्यूजन आती है कि सर ए क्या है, क्यू से पी है या पी से क्यू है। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है।
कि ए जो वैल्यू है, क्योंकि मेंशन नहीं है लेट सपोज क्वेश्चन में, तो मैं कैसे सॉर्ट आउट करूंगा कि मेरी जो ए की वैल्यू है वो क्यू से पी जा रही है या पी से क्यू आ रही है। तो इसका सिंपल जो आंसर है वो ये है बेटा, कि मेरे पास जो क्वेश्चन का एरो है उसको आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन का एरो क्या है? क्यू से लेके पी की तरफ जा रहा है एरो। तो इसका मतलब है जो ए की वैल्यू है वो क्यू पी है, ये आपके पास है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आपके पास बी की वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या है, तो बी की वैल्यू यहां पे क्या है? बी की वैल्यू आप चेक करो, एरो की मूवमेंट कहां है? आर से लेके पी की तरफ मूवमेंट है। तो ये क्या है? आर पी, इसकी वैल्यू बी है मेरे पास, और आपसे कह रहा है आर क्यू कैलकुलेट करो। सही है। अब जो एरोज आपके पास गिवन, तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और अपने एरोज डिजाइन करना शुरू करो जो आपने खुद सीखे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा आर क्यू फाइंड आउट करो, सो यू हैव डिसाइडेड दैट आर क्यू इज माई रिजल्टेंट। जब भी आपको इस टाइप का सिनेरियो नजर आएगा तो आपने डिसाइड कर लिया कि आर क्यू क्या है? आपका यहाँ पे रिजल्टेंट है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं ताकि मिस्टेक से बिल्कुल बचो, मिस्टेक्स ना करो। सही है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मेरे पास आर से क्यू की मूवमेंट है, आर पहले लिखा हुआ है क्यू बाद में, इसका मतलब आर से क्यू की मूवमेंट हो रही है। तो ये ऐसे मूवमेंट है, लाइक दिस, ये मेरे पास मूवमेंट आ रही है। सही है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज जरा आइडेंटिफाई करो। रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है? हेड से, मेरे हेड से लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन होना चाहिए, और मेरे टेल से फर्स्ट वेक्टर की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। तो अगर ये वाली टेल रिजल्टेंट की है तो इसका मतलब यही फर्स्ट वेक्टर की भी टेल होगी। यही टेल मेरे पास रिजल्टेंट की है, तो यही टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर की भी टेल होगी। तो इसका मतलब मेरा एरो यही आएगा। सही है, मैं अपना एरो खुद डिजाइन कर रहा हूं, अभी मैं बिल्कुल क्वेश्चन के एरोस को नहीं देख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये एरो डिजाइन कर दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि भाई अगर ये वाला मेरा एरो है तो अगला जो मेरे पास वेक्टर ऐड होगा उसकी टेल ज्वाइन होगी और फिर मेरा एरो नीचे की तरफ जाएगा लाइक दिस। तो वो ये आ जाएगा, ये एरो आ गया। सही है। तो अब हुआ ये कि जो रेड वाले आपके पास एरोस है वो क्वेश्चन के एरोस से, ग्रीन वाले एरोस हमारे अपने एरोस हैं। सही है। अब आपने आइडेंटिफाई करनी है एक चीज, आइडेंटिफाई ये करनी है कि जो एरोस, सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर मैं जनरल की यहां पे बात करता हूं तो मैं यहां क्या लिखूंगा? आर से क्यू, इक्वेशन डिजाइन करो, आर क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा मेरे पास? आर पी प्लस पी क्यू। ये हमने इक्वेशन अपनी डिजाइन कर ली। हमने ये देख लिया कि यहाँ पे देखो पी और पी सेम है दोनों, तो ये आर बच गया और ये क्यू बच गया, तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब जहां जहां पर, समझना बात को थोड़ा सा बेटा, जहां जहां पर आपको ऑपोजिट एरोज नजर आ रहे हैं उधर क्या लगाओगे? साइन लगाओगे। कौन सा वाला साइन लगाओगे? नेगेटिव साइन लगाओगे। और जहां सेम एरोज नजर आ रहे हैं वहां आपने सिंपल वैल्यू उठा के रख देनी है। लेट सपोज यहां पे देखो ये दोनों सेम एरोज थे, तो सिंपल बी रखोगे। तो मैंने यहां पे क्या किया? आर क्यू इज इक्वल्स आर पी, बी आ गया, प्लस, अब पी क्यू देखो, हम हमारा जो है वो पी से क्यू की मूवमेंट है और क्वेश्चन की मूवमेंट क्यू से पी है। दोनों जो मेरे पास एरोज हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब आप ए को लिखोगे तो अपना साइन चेंज करोगे। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं? साइन चेंज करोगे। सही है। रीजन उसका ये है कि कभी ऐसा होता है कि वो आपको वैल्यू ही नेगेटिव दे देता है। लेट से अगर वो माइनस ए दे देता तो फिर इसके साथ माइनस थोड़ी लगता है, फिर क्या होता? पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास जो भी वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करोगे। whenever you have opposite signs you have to change the sign with the value। और अगर आपके पास सेम साइंस हैं तो फिर आपने जो है वो क्या करना है? वैल्यू को एज इट इज रखना है विदाउट चेंजिंग इट साइन। तो मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस ए आ जाएगा। सही है। तो आर क्यू जो मेरे पास यहां पे बराबर हुआ वो क्या हो गया? सिंपल बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई। ठीक है, ये वो मेजर मिस्टेक होती है, ये वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जब एरोज आपस में मेरे पास जो है वो क्या करते हैं? आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में जो है वो एक दूसरे के सामने ऑपोजिट आ गए या पोल्स अपार्ट हो गए या सेम डायरेक्शन में आ गए, तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज होना शुरू हो गया कि मैंने इक्वेशन किस तरह डिजाइन करनी है, किस तरीके से रिजल्टेंट लिखना है। सही है। तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना कि जब भी इस टाइप का सिनेरियो आपके पास आता है तो आपने
जब भी सेम एरोज होंगे, यानी दोनों एरोज की डायरेक्शन, क्वेश्चन के एरो की डायरेक्शन मेरे और आपके डिजाइन किए हुए एरो की डायरेक्शन सेम होगी, तो आपने वैल्यू को एज इट इज लिखना है। और अगर मेरे पास दोनों डायरेक्शंस जो है वो ऑपोजिट होगी लाइक दिस, तो जो भी आपके पास वैल्यू है, जैसे यहाँ पे इस वेक्टर क्यू पी की वैल्यू क्या है, ए है, तो जो भी आपके पास जो है वो वैल्यू होगी उसके साथ अपना साइन जो है वो क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो आपके पास खुद ब खुद इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन के एरोस थे वो आपने एज इट इज आपके पास हैं, रेड वाले जो है वो क्वेश्चन के एरोस थे, वो हमने एज इट इज लिखे हैं, वो उसे हमने नहीं छेड़ा। आपने जो सबसे पहले काम करना है, आपने ये देखना है कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, कौन सी वाली जो है वो किस वेक्टर के बारे में वो बात कर रहा है। तो वो यहाँ पे आपके पास आर क्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आर क्यू के बारे में जब वो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्टेंट है जिसके बारे में बात की जाएगी, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, पहली चीज तो ये हो गई, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपके सामने क्या आया, यू हैव टू मार्क डाउन आस्क वेक्टर इज योर रिजल्टेंट। सही है, आज वेक्टर का मतलब है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इज योर रिजल्टेंट, ये आपने मार्क डाउन करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू योर रिजल्टेंट विदाउट एनालाइजिंग के क्वेश्चन जो है वो एरोस क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसे छोड़ के आपने सिंपल क्या करना है, फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द रिजल्टेंट, अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट। ठीक है, ये दूसरा काम करोगे। तीसरा काम आपने यहां पे क्या करना है, जब रिजल्टेंट आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा, नाउ यू हैव टू मार्क योर ओन एरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क योर ओन एरोस अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट इन द डायग्राम। ठीक है, अब आपने अपने एरोस को मार्क डाउन किया, ये काम कर लिया आपने। उसके बाद फिर आपने क्या किया, यू हैव टू आइडेंटिफाई, नाउ आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ एरोज आर इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है, राइट डाउन द वैल्यूज एज इट इज। ठीक है, राइट वैल्यूज विदाउट चेंजिंग द साइन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यू हैव टू राइट इट डाउन विदाउट चेंजिंग द साइन। और अगर मेरे पास दूसरा सिनेरियो क्या होता है, इफ एरोज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर आपने क्या करना है, राइट द वैल्यूज, वैल्यूज राइट करोगे विद चेंज इन साइंस। अगर मेरे पास जो है वो, अच्छा कौन सी वैल्यूज की बात कर रहा हूं, इन वैल्यूज की बात कर रहा हूं। सही है, अगर यहां पे मेरे पास ए है और मेरे पास एरो ऑपोजिट आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाओगे। और अगर यहाँ नेगेटिव ए होता तो आप क्या लगाते, पॉजिटिव ए लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेम एरोज हैं, तो आपने एज इट इज विदाउट चेंजिंग द साइन आपने वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर। रेशियोज इन वेक्टर्स की बेटा अगर बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझना कि लेट से मेरे पास एक वेक्टर है लाइक दिस, सही है, और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आपके पास है, और उस वेक्टर का नाम है ए बी, वेक्टर ए बी मेरे पास यहाँ पे वेक्टर है, सही। अब एक पॉइंट सी है जो वेक्टर ए बी को के ऊपर इस तरीके से आ रहा है एंड डिवाइडिंग इनटू ए सी एंड सी बी। सही है, एक पॉइंट सी है जो वेक्टर ए बी को ब्रेक डाउन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू ए सी एंड सी बी। इसमें ब्रेक डाउन कर रहे हैं हैविंग द रेशियो ऑफ 1:3, यानी जो ए सी का रेशियो है वो मेरे पास क्या है, 1 है, और जो सी बी का रेशियो है वो आपके पास क्या है यहाँ पे, 3 है।
सही है। अब उसने ये कह दिया क्वेश्चन के अंदर, जो ए बी पूरा है इसकी जो वैल्यू है वो है स्मॉल ए। ये उसने कह दिया, जैसे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर उसने ये बता दिया था कि ये जो पूरा वेक्टर है क्यू पी इसकी वैल्यू ए है, इसी तरह जो वेक्टर आर पी है इसकी वैल्यू मेरे पास बी है। सिमिलरली यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि जो वेक्टर ए बी है उसकी वैल्यू स्मॉल ए है। अब वो ये कहता है यू हैव टू राइट डाउन और यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ ए सी, या यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर ए सी। सिंपल अल्फाज में क्या कह रहा है, वेक्टर ए सी फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट कहते हैं भाई ये तो आंसर वन है। गलत। इट्स द रेशो। रेशो कैन नेवर बी द वैल्यू, ये बहुत अच्छे से सबको पता है कि जो रेशियोज होते हैं दे कैन नेवर बी द वैल्यूज ऑफ द वेक्टर, ये वैल्यू के जो है वो वेक्टर की वैल्यू नहीं हो सकती। सही है। तो मुझे अगर ए सी फाइंड आउट करना है तो इसका तरीका जरा समझ लो। जब भी आपने ए सी या लेट सपोज सी भी, सही है, फाइंड आउट करना है, जो आपका पार्टीशन है सेगमेंट ऑफ द वेक्टर है वो अगर फाइंड आउट करना है, सही है, सेगमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूं, सेगमेंट ऑफ द वेक्टर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हमेशा उसको डिवाइड करवाओगे होल वेक्टर के साथ। सही है। तो अगर मुझे ए सी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, ए सी डिवाइडेड बाय द होल वेक्टर। होल वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए बी। ये मेरे पास है। एसी को किससे डिवाइड करवाया, होल वेक्टर ए बी से डिवाइड करवाया, इक्वल्स। अब इक्वल के बाद क्या लिखोगे राइट हैंड साइड पे, रेशियोज ऑफ एसी एंड रेशियोज ऑफ ए बी। एसी का रेशियो क्या है गिवन, वन गिवन है। और ए बी का रेशियो क्या है, ए बी का रेशियो दोनों को एड अप कर लो, 3 + 1 4। ये आपके पास आ गया। सही है। ए बी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 1/4 ऑफ ए बी। ये आपके पास हो गया। और ए बी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, दैट्स स्मॉल ए। तो ये क्या हो गया, ए सी इक्वल्स 1/4 ऑफ ए। तो ए सी का आपके पास जो आंसर है, यानी जो वेक्टर का आंसर है वो आपको पता चल गया, दैट्स A/4 या 1/4 ए। अब बीसी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कहोगे, सिंस बीसी इज अ सेगमेंट, बीसी क्या है, सी बी, बीसी फाइंड आउट करना है। तो सी बी या बीसी मेरे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे सेगमेंट है। सही है। अब अगर ये मेरे पास सेगमेंट है, किसका सेगमेंट है, ए बी का, तो आप किस तरह लिखोगे, वैसे ही लिखोगे जैसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बीसी ओवर डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए बी, इक्वल्स बीसी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 3। और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, 4 है। अब यहां पे मेरे पास क्योंकि मैं बी सी फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बी से सी फाइंड आउट कर रहा हूं, और गिवन है सी से बी, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। सही है, समझना बात को, क्वेश्चन में क्या गिवन था, बी सी। तो इसका मतलब बी से सी की तरफ मूवमेंट है। और जो क्वेश्चन में एरो गिवन है वो क्या है, ये एरो गिवन है। तो दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो इसका मतलब है जो ए बी की वैल्यू है वो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन साइन के साथ लिखूंगा। सो इट विल बी नेगेटिव है। तो जब मैं यहां से बी सी इक्वल्स 3/4 ऑफ ए बी लिखूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली बी सी इक्वल्स 3/4 ऑफ माइनस ए बी बन जाएगा अभी ये। सही है, नेगेटिव के साथ आएगा, रीजन ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इसलिए मैंने नेगेटिव के साथ लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स -3/4, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए। सो मेरा जो आंसर है दैट्स -3/4 ए मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है, क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसका मतलब ये है कि एम जो है वो ए सी को क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1:1 में। सही, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है सेंटर पे जा रहा है। तो इसका मतलब है ये भी 1 है और ये भी मेरे पास 1 है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे बी एम फाइंड आउट करना है, तो बी एम के लिए आप क्या करो, अपने रिजल्टेंट आपका यहाँ पे बी एम हो गया। तो बी से एम की मूवमेंट है, ये आपने यहाँ पे एरो मार्क डाउन कर दिया। सही है। अब आप क्या करो, आपके पास जो है वो दो आपके पास पाथ हैं जो आपने फॉलो करना है, इधर यू कैन गो थ्रू दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जा सकते हो, या ये वाला ट्राइंगल आप ले सकते हो, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। सही है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो है वो लेट से के नीचे वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लो, सिंस बी एम इज योर रिजल्टेंट। बी एम अगर मेरे पास यहाँ रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट क्या कहता है, हेड ऑफ द फर्स्ट शुड बी
ज्वाइन विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। इसका मतलब है इसका एरो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास। सही है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि टेल ऑफ द रिजल्टेंट विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो ये मेरे पास ज्वाइन हो गया, ये आपके पास मूवमेंट हुई, उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गई, और रिजल्टेंट इससे आके ज्वाइन हो गया। ये एक मेरे पास कंप्लीट जो है वो हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो बी एम इज इक्वल्स क्या बन जाएगा, ये बी सी प्लस सी एम। और इक्वेशन से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये दोनों सी और सी सेम आ गए, तो इसका मतलब बी और एम आपका रिजल्टेंट यहाँ पे बन गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एरोज आइडेंटिफिकेशन करनी है, लेकिन उससे पहले आपको बीएम की वैल्यू अगर चाहिए तो आपको सी ये पता होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो पता है, लेकिन सी एम की वैल्यू आपके पास नहीं है यहाँ पर। तो सी एम आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो ये ए से लेके, ये जो क्वेश्चन का एरो है ये पूरा ए से लेके सी तक है, जो बी को डिफाइन कर रहा है। यानी बी की जो वैल्यू है वो ए से एम नहीं है, बल्कि क्या है, ए से लेके सी तक पूरी वैल्यू है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये मेरे पास है। सही है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर रेशो मेथड यूज करना है, रेशो मेथड क्या कहता है कि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, सबसे पहले तो ए, ए से लेके सी तक आ रहा है ना एरो लाइक दिस, तो आप एम से सी फाइंड आउट करो, ऐसे। सही है। तो ये हो जाएगा एम सी अपॉन, क्या हो जाएगा, ए सी। अब एमसी यहाँ पे क्या है मेरे पास, एमसी मेरे पास सेगमेंट है, किसका सेगमेंट है, पूरे एसी का सेगमेंट है। ठीक है, एरो सेम रखने हैं, ये ध्यान में रखना। तो मेरे पास एमसी मैंने यहाँ पे मार्क डाउन किया, डिवाइडेड बाय होल सेगमेंट से हम डिवाइड करते हैं, तो एसी से मैंने डिवाइड कर दिया। एमसी का जो रेशियो है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1 हो गया, और एसी जो है वो दोनों को ऐड करोगे, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। एसी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, बी है। तो जब एसी ये जो है वो इधर आके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, इट्स बी। तो एमसी की वैल्यू आ गई b/2। सही है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू माय एरोज मेरी रिक्वायरमेंट है सी से एम। अब दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई मेरे पास, जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई और मुझे चाहिए सी से एम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी एम इज इक्वल्स माइनस, साइन नेगेटिव लगा दूंगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, साइन नेगेटिव। तो -1/2 बी, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने सिंपल क्या करनी है, बी एम की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं बी सी और सी एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा बी एम इक्वल्स, अब आपके पास यहाँ पे जो बी सी है, इसको देखो दोनों एरो सेम है, तो सिंपल सी लिखोगे विदाउट चेंजिंग इट साइन। और सी एम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, क्योंकि एरोज ऑपोजिट थे नेगेटिव के साथ। तो -1/2 बी, तो ये हो जाएगा सी प्लस -1/2 बी। तो ये हो गया बी एम इक्वल्स C - B/2। और इसका जब एलसीएम लोगे, सो इट विल बी 2C - B/2। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, बी एम का। ठीक है।